Afternoon, class 10th students. So today we are going to solve the 5th class 10th social science board paper MCQs. 4 papers I have already discussed. If you haven't watched the video, any one of the video, you can go through this description box in this video and you will find all the videos there in the playlist, right? So आज हम 4th पेपर करने जा रहे हैं बेटा. So 4th पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, The German philosopher John Gottfried belonged to which one of the following schools of thoughts? जो जर्मनी के फिलोसफर थे, ठीक है, जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से आते थे? ये सोशलिस्ट थे, लिबरलिस्ट थे, रोमांटिसिस्ट थे और डी मार्क्सिस्ट थे. ये क्वेश्चन किससे है बेटा? ये है चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री से, ठीक है. और इसमें जो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इनका पूरा नाम क्या था? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर. इनका नाम कौन से टॉपिक में आया था बेटा? रोमांटिसिज्म. तो ये कौन होंगे? रोमांटिसिस्ट, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है बेटा. असर्शन क्या है? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. क्या असर्शन सही है? यस, असर्शन इज करेक्ट. रीज़न, इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करना चाहता था स्कॉटलैंड पे. ये भी सही है, इसीलिए ये एक्ट साइन किया गया था, राइट. तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो ए और बी में से हो सकता है, और होगा क्या बेटा? ए, राइट. Assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, right? Now moving forward to question number 3 बेटा. Arrange the following events in the chronological order. दोबारा chronology का क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है. अब chronology के क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है? चैप्टर का सीक्वेंस और या फिर ईयर्स, राइट. सो फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बी है हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, सी है बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट और डी है नेपोलियनिक सिविल कोड. अगर हम बेटा सीक्वेंस देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? नेपोलियनिक का सिविल कोड आया था. कब आया था? 1804 में आया था, ठीक है. इसके बाद अगर हम इवेंट देखें तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी 1832 में, राइट. बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हमारे चैप्टर का लास्ट था, एंड टॉपिक था, ठीक है. और मिडिल में कहीं हुआ होगा हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, ठीक है. अब अगर हम इस तरीके से देखें तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? फोर्थ. फिर क्या होना चाहिए? फर्स्ट. फोर्थ और फर्स्ट किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है. हमारे सारे सॉल्व हो गए. देन सेकंड होगा, देन थर्ड होगा. तो व्हाट विल द करेक्ट आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर सी, राइट. दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ क्रोनोलॉजी. या तो आप इवेंट्स लर्न करिए या डेट्स और ईयर्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. इसमें से ऑथर्स हैं और बुक के नेम है. किस ऑथर का उसकी बुक के साथ सही जो नेम है वो मेंशन है, राइट. इसमें बेटा ज्योतिबाई फुले ने अमर जीवन लिखी थी, गलत है. इनकी थी गुलामगिरी, ठीक है. सुदर्शन चक्र ने सच्ची कविताएं लिखी थी, यस, ये सही है. सुदर्शन चक्र ने सच्ची कविताएं बुक लिखी थी. रस सुंदरी देवी ने क्या गुलामगिरी लिखी थी? नहीं, इन्होंने अमर जीवन लिखा था, तो ये भी गलत है. काशी बाबा ने क्या छोटे और बड़े के सवाल लिखे थे? यस. अब यहाँ पे बेटा हमें दो ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे हमें बी और डी दोनों ऑथर्स की बुक सही मैच्ड हैं. ये बोर्ड में भी ये क्वेश्चन रेज किया गया था स्टूडेंट्स द्वारा. तो जिन्होंने बी और डी में से कोई भी टिक किया था उन्हें फुल मार्क्स मिले थे, और जिन्होंने दोनों बी और डी दोनों को सही कहा था उन्हें भी फुल मार्क्स मिले थे, राइट. तो वी विल रिमेंबर कि सुदर्शन चक्र की बुक का नाम था सच्ची कविताएं, ये सही है. और काशी बाबा की बुक का नाम था छोटे और बड़े के सवाल. कल ही या डे बिफोर यस्टरडे आई हैव पोस्टेड द बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्रिंट एंड कल्चर. ये किससे क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 5 प्रिंट एंड कल्चर हिस्ट्री से, राइट. नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है बेटा. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल में माइका है, वैसे एनर्जी मिनरल में क्या होगी? नेचुरल गैस होगी, बॉक्साइड होगा, मैग्नीज होगी या प्लेटिनम होगा. अब बॉक्साइड तो बेटा मेटेलिक मिनरल्स में आती है,
ठीक है। मैग्नीज भी मेटेलिक मिनरल्स में आती है, और ये फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। प्लेटिनम अगेन प्रीशियस मिनरल्स में आती है, मेटेलिक भी है, ठीक है। तो एनर्जी मिनरल फिर क्या बचा हमारे पास, नेचुरल गैस। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन बेटा, इट्स ए, नेचुरल गैस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अपना, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल एंड आइडेंटिफाई द सॉइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और सॉइल को फाइंड आउट करना है। पहला है, इट इज़ वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड है, नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ इट, नदर्न प्लेन्स इसी से बने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सैल्ट, सिल्ट एंड क्ले, जहाँ पे भी बेटा ये नदर्न प्लेन नाम है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइड नाम है, वहाँ पे समझ जाओ एक ही सॉइल हो सकती है, दैट इज एलुवियल सॉइल, राइट। और जो कि हिमालय की कौन सी रेंज से बनी है, थर्ड रेंज, दैट इज शिवालिक। ये हमने पढ़ा था क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, राइट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, हमें मैचिंग करनी है, मैच कॉलम फर्स्ट और सेकंड को, और फिर हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्रॉप दी गई है, उसका टाइप दिया गया है, ठीक है। सो क्या होगा, वीट, कैसी क्रॉप है वीट, वीट एक तरीके की हम कह सकते हैं बेटा फूड क्रॉप है, क्योंकि हम फूड के फॉर्म में लेते हैं कि वीट को कि नहीं लेते हैं, राइट। फिर पूछा गया बेटा रागी, रागी किस में आती है, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मिलेट क्रॉप्स है, राइट। फिर टी, टी क्या है बेटा, टी लिक्विड है, लिक्विड किस में आते हैं, बेवरेज क्रॉप्स में आते हैं। मेज, मेज क्या है, फूड की तरह भी यूज़ होती है और फॉडर की तरह भी यूज़ होती है, तो डी हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर CABD, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट टर्म मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें ये टर्म्स रीड करने हैं और फिर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। देयर इज फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन इन इंडिया, और लोगों को फ्रीडम है टू प्रोफेस, कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने का, उसको प्रचार करने का, प्रैक्टिस करने का, अपनाने का, और प्रोपोगेट करने का, मतलब कोई भी शोकेस करने का अपने धर्म को, राइट। अब क्या ऑप्शन होगा इसके लिए, रिपब्लिक होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, या सेकुलर होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट नाम है बेटा, इट विल बी डी, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 9th। यहाँ पे बेटा हमारे पास हैं लिस्ट्स और उनके सब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। अब क्या यूनियन लिस्ट में कम्युनिकेशन आता है, येस इट कम्स, ठीक है, तो ये तो सही है। क्या स्टेट लिस्ट में एजुकेशन आता है, नहीं, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। क्या कॉन्करेंट लिस्ट में बेटा एडॉप्शन आता है, येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। क्या रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में मैरिजेज है, नहीं। तो यहाँ पे भी बेटा दो ऑप्शन सही हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था ना कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। तो अगर जिस भी बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में ए और सी दोनों लगाया होगा तो उसको पूरे मार्क्स मिले होंगे, या दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट किए होंगे, ए और सी इज करेक्ट, देन ही ऑल्सो मस्ट हैव गॉट द फुल मार्क्स, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है बेल्जियम के बारे में, पावर शेयरिंग की, और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स के पास सेपरेट गवर्नमेंट थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की। क्या ये स्टेटमेंट सही है, येस इट इज़ करेक्ट। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड, कमिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, कमिटी गवर्नमेंट एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग इलेक्ट करते थे बेल्जियम में, ये भी सही है। सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड इन बेल्जियम, ये गलत है, क्योंकि ये काम मेजोरिटेरियन का काम बेल्जियम में नहीं बेटा, आपके चैप्टर में हुआ था श्रीलंका कंट्री में, राइट। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शुड बी इन द ऑप्शन, एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी में आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आ जाते हैं, राइट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन पार्टी सिस्टम किस कंट्री में बेटा, इट इज़ दी चाइना, राइट। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ये हमें याद रखना है। इंडिया में मल्टी पार्टी, यूके और अमेरिका दोनों में टू पार्टी। कॉमन यही कंट्रीज आती हैं क्योंकि यही हमारे बुक में डिस्कस्ड है ना, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बेटा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, करेक्ट। रूल विद हेरिडिटी नॉर्म्स, हेरिडिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है डेमोक्रेसी में, राइट। रूल ऑफ पीपल विद फ्रीडम, ये सही है। रूल ऑफ मिलिट्री चीफ्स, रॉन्ग। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन बेटा, सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं बेटा, 22 लैंग्वेजेस हैं, राइट। अब इन 22 लैंग्वेजेस में से हमें ऑप्शन में चूज़ करना है कौन सी जो लैंग्वेज है, राइट। सो हरियाणवी है, नहीं। राजस्थानी है, नहीं। घरवाली है, ग्रावली, नहीं। डी उड़िया है, यस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये हमें याद रखना होगा, ये तभी हमें याद होगा जब हमें 22 लैंग्वेजेस याद होंगी जो भी हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है। कौन से चैप्टर में ये है बेटा, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप, लिटरेसी रेट हमारे पॉपुलेशन में लिटरेट पॉपुलेशन के रेट को मेजर करता है, और ये लोग कितनी एज से बड़े होने चाहिए, दे शुड बी अबव 10 years, 7 years, 5 years और 8 years, 7 years इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी, और उनकी इनकम दी गई है वीक में 2000, 5000, 3000, 6000, एवरेज वीकली इनकम पूरी लोकेलिटी की क्या होगी। कई बार मैं ये एवरेज इनकम या एवरेज सैलरी निकालने का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, सिंपल सा फंडा है, हम इन चारों को ऐड करेंगे, 2000, 5000, 7, 3, 10 एंड दिस 16, टोटल 16,000 हो गए बेटा। अगर जब हमने ऐड किया कितनी फैमिली की इनकम थी, 4, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 4000, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर सही मैच्ड है, ये हमें फाइंड करना है। ये किससे है बेटा, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ए प्राइमरी सेक्टर में टेलर आता है क्या, प्राइमरी सेक्टर में टेलर नहीं आता है, सेकेंड टर्शी सेक्टर में आता है ये। सेकेंडरी सेक्टर में क्या फिशरमैन आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या फिशरमैन आता है बेटा, नहीं, प्राइमरी सेक्टर में आता है। टर्शी सेक्टर में क्या एस्ट्रोनॉट आता है, यस, थर्ड सही है। प्राइमरी सेक्टर में क्या कोरियर आता है, नहीं, राइट। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, सी, टर्शी सेक्टर एस्ट्रोनॉट, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, लुक एट द गिवन इमेज, द वर्क डन इन द इमेज कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। अब ये जो वर्क हो रहा है ये किस सेक्टर में आता है, ये कौन है बेटा, ये डेली वेज लेबरर्स हैं जो कहाँ पे काम कर रहे हैं, ब्रिक फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो ये कौन से सेक्टर में आएंगे, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक, बैंक में जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्टेटमेंट। टू कम्पीट विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या बैंक बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कम्पीट करती है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं। टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर द प्राइमरी सेक्टर ओनली, सवाल ही नहीं उठता है। टू इंक्रीज इनकम ऑफ एमएनसी, नो। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जितना हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में रहेगा बेटा उतनी हमारी इकोनॉमी विल वर्क वेल, और जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है इकोनॉमी में तब क्या आता है, रिसेशन आने लगता है, राइट, मंदी आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, मैच द फॉलोइंग, ग्लोबल एस्पेक्ट को डिस्क्रिप्शन से मैच करना है, राइट, और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इसमें। नाउ फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये किससे जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से। इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसका रिलेशन किससे है, लिबरलाइजेशन कब होगी ट्रेड की, जब रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड होगा। कल्चरल एक्सचेंज कब होगा, जब इंट्रैक्शन ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस होगा। एमएनसीज का काम क्या है, कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज, राइट। अब ये ऑप्शंस किस ऑप्शन में हैं जो हमने अभी मैच किए हैं, इट इज़ इन ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। बॉडी मास इंडेक्स के रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये क्या असेस करता है बॉडी मास इंडेक्स? जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या असेस करते हैं बॉडी मास इंडेक्स निकाल के? ब्लड प्रेशर असेस करते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। ब्लड शुगर लेवल, सवाल ही नहीं उठता है। बॉडी कंपोजिशन हम देखते हैं, यस बॉडी कंपोजिशन देखते हैं, राइट। असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं करते हम, ठीक है, हम बॉडी कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज answers of MCQs that I have discussed. If you have any doubt or query in any of the MCQ, you can pin me in the comment box. Till then, keep watching my channel. Do recommend my channel to your friends who are in class 10th, and you can also suggest me in which part of the social science class 10th syllabus you are facing the problem. You can also suggest me the topic to make. I will try to solve all your doubts and queries. Thank you everyone. Have a very good day. Do like, share and subscribe my channel. Don't forget it.